गूगल क्लासरूम में। ओके, रिडम्पशन ऑफ redeemed by converts, क्योंकि ये कानूनी मामला है। when you are having a share capital, you have debentures, डिबेंचर होल्डर जब एक्नॉलेज करता है तो एक्नॉलेज करते वक्त जो डिबेंचर के ऊपर लिखा होता है उसके हिसाब से उसको मैनेज करता है। तो जब आप कहते हैं डिबेंचर होल्डर को, जो डिबेंचर एक्नॉलेज करने वाला है, जो डिबेंचर आपका ले करके अपने पास रखेगा, आपको लोन अमाउंट या डेट अमाउंट देगा, तो वो इस कंडीशन से एग्री होना चाहिए कि आपने रिडेम्पशन के वक्त उसको कन्वर्ट करने की कंडीशन रखी है इनटू शेयर कैपिटल और इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। This needs to be kept in the mind very, very carefully. So if you have that condition that the debentures are convertible and they are convertible into one type of shares, then what is the entry that you will do? अभी तक आपके पास debentures credit side में है, capital है, एक तरीके से debt है आपके पास, which you are using, right? So that has to be debited, right? उसके अंदर आप जो shares issue करेंगे वो आप शेयर कैपिटल में डालेंगे और अगर फर्दर डिबेंचर्स इश्यू करते हैं तो डिबेंचर्स में डालेंगे। अब ये क्वेश्चन उठ सकता है कि व्हाई देयर इज अ डिबेंचर एंट्री एज वेल। समटाइम्स डिबेंचर होल्डर जो है वो लास्ट में बोलता है कि ठीक है, मुझे 100 रुपीज के डिबेंचर्स हैं, इसमें से 50 रुपीज के शेयर्स दे दीजिए और 50 रुपीज मुझे रिडीम कर दीजिए या इनके फर्दर डिबेंचर्स बना दीजिए। तो इन दैट कंडीशन यू विल डू 100 रुपीज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 50 रुपीज टू डिबेंचर अकाउंट another 50 rupees for creation of new debentures. If the entire capital, entire debentures, the debt capital is converted into share capital, then it is going to be debenture account debit to share capital account. Equity है तो equity share capital, preference है तो preference share capital, right? अब इसमें भी जो है प्रीमियम पार, जो दो तरीके के आपके इश्यूज होते हैं, उस पे आप शेयर्स को इश्यू कर सकते हैं और शेयर्स को एट पार पे भी इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं। अगर आप प्रीमियम पे इशू करते हैं तो आपने जो पुराना डिबेंचर इशू किया था वो प्रीमियम पे इशू किया था कि पार पे इशू किया था, ये चेक करना पड़ेगा कि डिस्काउंट पे इशू किया था, राइट? और उस वैल्यू को एडजस्ट करना होगा, राइट? उसको एडजस्ट कैसे करना होगा, कल हमने देखा था। अगर आपने एट पार डिबेंचर इशू किया 100 रुपीज का 100 रुपीज में और कैपिटल भी आप 100 रुपीज कर रहे हैं, ऑल ओके, राइट? अगर आपने उसको प्रीमियम पे इशू किया था, मतलब 120 रुपीज पे, और रिडीम आप कर रहे हैं इनटू शेयर्स फेस वैल्यू पे, तो वो 100 रुपीज है, 20 रुपीज का गेन है ऑन कन्वर्जन ऑफ शेयर्स, तो उस कन्वर्जन ऑफ शेयर्स के गेन को आप क्रेडिट कर देंगे, राइट? अगर डिबेंचर आपने डिस्काउंट पे इशू किया था और रिडीम आप 100 रुपीज पे कर रहे हैं फेस वैल्यू ऑफ द शेयर या 120 रुपीज के प्रीमियम पे, तो प्रीमियम अकाउंट तो अलग से क्रेडिट होगा और लॉस ऑन कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर अकाउंट खोला जाएगा, जिसमें आप 5 रुपए डालेंगे, क्योंकि 95 रुपए आपने इशू किया था डिबेंचर, रिडीम आप 100 या 120 पे कर रहे हैं, तो जो डिफरेंस है उसको चार्ज आप यहां पर करेंगे। 100 माइनस 95 विच इज 5 रुपीज पर डिबेंचर फॉर रिडम्पशन। 20 रुपीज आप प्रीमियम इशू कर रहे हैं तो प्रीमियम आपको रिसीव होगा, उसको आप क्रेडिट साइड में रखेंगे। जो लॉस आपको डिबेंचर के प्रीमियम शेयर्स कन्वर्जन पे होगा 5 रुपए पर शेयर, दैट यू विल अप्रोप्रिएट इनटू द पीएनएल अकाउंट, राइट? उसकी डेबिट साइड में आ जाएगा और कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे आप जो शेयर प्रीमियम आपको इस इश्यू से रिसीव होगा। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, दीज आर द थिंग्स दैट यू ऑलरेडी नो अबाउट शेयर कैपिटल, ठीक? तो उसकी हम डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज debentures are redeemed by the purchase of own debentures in the open market. When a company has surplus fund, it can redeem its own debentures by purchasing the debentures from the open market. It is a right for itself to purchase its own debentures from the open market. अब क्या है कि आपने खुद के डिबेंचर्स मार्केट में जाके खरीद लिए, राइट? अब खरीदने का मतलब ये है कि द परचेज डिबेंचर्स आर, मतलब एक तरीके से डिबेंचर क्या है, आपने किसी को दे रखा है डिबेंचर का पेपर, उसने आपको लोन दे रखा है, आप उसको वापस पैसे करने की बजाय आप उस डिबेंचर को एज अ कंसिडरेशन खरीद लीजिए, राइट? और खरीद कर उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखिए या उसे कैंसिल कर दीजिए,
दोनों तरीके से कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या, आपने खरीद लिए तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, अगर आपने खरीद कर कैंसिल कर दिए तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, सिंपल एज दैट। तो क्या एंट्री होगी, इफ यू आर परचेजिंग देम फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट और कैंसिलेशन, फर्स्ट एंट्री होगी ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आप पैसे दे रहे हैं। ठीक, अब आपने खरीद लिए, अब आप इनको कैंसिल कर देना चाहते हैं, इफ यू वांट टू कैंसिल देम जस्ट पुट डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर्स अकाउंट। क्लियर, तो ओन डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट में आ गया, कैंसिल हो गया विद द फर्स्ट एंट्री जो डेबिट में थी ओन डिबेंचर्स अकाउंट की, और डिबेंचर्स अकाउंट जो पहले क्रेडिट में थे, लाइबिलिटीज में थे, दे हैव बीन कैंसिल्ड, दे हैव कम बैक। तो आपने उस आदमी को पैसे भी चुका दिए, आपके पास एज एन इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्लोज हो गया इशू। अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट की तरह रखते हैं अपने पास, सो यू विल हैव टू पे ईयरली इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स अकाउंट, और वो इंटरेस्ट की एंट्री बिल्कुल वैसी ही होगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ओन डिबेंचर्स अकाउंट, जितने रुपए का भी इंटरेस्ट है वो पीएनएल की डेबिट साइड में आएगा, उसकी जर्नल एंट्री आप पास करेंगे, और जितने साल तक का वो डिबेंचर है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। बट नॉर्मली पीपल बाय दैट टू कैंसिल इट, nobody would want to keep own debentures of the company, ये कंपनी जबरदस्ती आपको क्यों इंटरेस्ट देगी, राइट? तो इसलिए जो है दैट इज बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन द ओनिंग इंडिविजुअल ऑफ द कंपनी, द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एंड द कंपनीज डिबेंचर। मैं मान लीजिए कंपनी में 10% शेयर्स होल्ड करता हूं, तो मैं गया मार्केट से कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लाया, किसको, जिसने पहले डेट दिया था मेरे को, उसको पैसे देकर के मैं खरीद लाया, दैट इज द बेसिक डिफरेंस। अब ये एक एग्जांपल है, आई विल जस्ट क्विकली रन थ्रू दैट एग्जांपल। Public company issues 10,000 9% debentures for 100 rupees each at a discount of 5%, repayable after 5 years at a premium of 5%। अब देखिए 5% डिस्काउंट मतलब 95 रुपए पर डिबेंचर आप इश्यू कर रहे हैं, तो 10,000 है तो 95,000 आपको मिलेंगे, और 5 साल के बाद उसको 5% प्रीमियम पर आप पे बैक करेंगे, मतलब 105 रुपए इंटू 10,000 विच इज 1,05,000। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, राइट? जर्नल एंट्रीज आपको पास करनी है फॉर द इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, नॉर्मल रिडम्पशन है, राइट? तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहां पर जब आपने इश्यू किया तो एंट्री देखिए, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, राइट, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ये दोनों बहुत क्लियरली आपने 50,000 यहां डाल दिया और यहां पर 1 लाख डाल दिया। कितना अमाउंट आपको रिसीव हो गया, 9,50,000 इनिशियली, जो आप रिडीम कर रहे हो 1 लाख रिडीम कर रहे हो, अलॉन्ग विथ 1 लाख नहीं, सॉरी ये कुछ, आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग, जस्ट अ मिनट। हाँ सॉरी, मैं ना इसके आगे थोड़ा सा आपको इंडिकेशन दे देता हूं दैट व्हाट अमाउंट यू आर गोइंग टू रिसीव एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो 10,000 डिबेंचर्स हैं मल्टीप्लाइड बाय 95 रुपीज, वाई, बिकॉज यू आर रिसीविंग अ 5% डिस्काउंटेड रेट। तो ये जितना अमाउंट आएगा, सॉरी 95, हियर इट इज 95, दिस इज गोइंग टू बी 9,50,000, right? So 9,50,000 is right, which will be debited, obviously, right? अब loss on issue of debentures account, that is 5 rupees into 10, 50,000। अब यहाँ पे 1 लाख क्यों लिखा है? Oh, sorry, my mistake। 95 रुपीस पर यहां पर आपने इश्यू किया, पे कितना कर रहे हैं आप? 105 रुपीस, 105 rupees. So 105 minus 95 is 10 rupees, 10 in 10,000, which is going to be 1 lakh. So this is exactly the correct calculation. अब डिबेंचर्स अकाउंट जो है, जो आप डिबेंचर अकाउंट बना रहे हैं, जितनी की डिबेंचर्स आपके पास रिसीव हो गए, वो 1 लाख, ये 10 लाख 10,000 इंटू 100,
10,000 into 100, तो ये गलती से एक जीरो इसमें कम है, उसको आपको ठीक करना पड़ेगा. That is going to be 10 lakhs. And premium on debentures that you have been redeeming, that is 5 into 10,000, which is 50,000. तो ये बिल्कुल ठीक कैलकुलेशन है. The next entry is debenture account debit to premium on redemption of debenture account debit 50,000. ये जो अमाउंट है नीचे आ जाएंगे थोड़े यहाँ पे, राइट? इसको और थोड़ा नीचे कर दीजिए. Debentures account debit to premium on redemption 50,000. Total amount that you are paying to debenture account holders is 10,50,000. Last entry is debenture holders account debit. जो person है, जो party है, उसका नाम, that is by 10,50,000 and the amount that you are paying is 10,50,000. यहाँ पे 10 लाख होना चाहिए, गलती से 1 लाख लिख दिया, नहीं तो 10,50,000 का अमाउंट बैठेगा नहीं. यहाँ पर भी आप टोटल करिए 10,50,000, 10,50,000. Clear? Any queries? No, sir. Okay. कोई queries आती है तो आप मुझे बताइए. We will obviously have one more class within the week, so we'll close it. Purchase of business. ये एक बड़ा important portion है. तो normally corporate accounting के अंदर एक हिसाब किताब होता है कि आप बिजनेस अपना एक्सपैंड करते रहते हैं, बिजनेस अपना स्ट्रेटेजाइज करते रहते हैं, डाइवर्सिफाई करते रहते हैं. तो उसके अंदर एक प्रोसेस आता है कि आप जब अपनी कंपनी चला रहे हैं, आपको लगा कि मेरे तरीके की एक दूसरी कंपनी है, थोड़ी छोटी है, या इसके पास कुछ मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, तो आप उस कंपनी को खरीद लेते हैं, जिसको एक्विजिशन ऑफ कंपनी बोलते हैं, राइट? या परचेज ऑफ कंपनी, इन अ वेरी सिंपलर लैंग्वेज परचेज ऑफ कंपनी कहते हैं, राइट? तो अगर ऐसा एक्टिविटी होती है that you are purchasing a company, you are acquiring a company, right, to diversify your business, expand your business, तो corporate accounting के अंदर भी कुछ चीजें आपको करनी पड़ेंगी. जो आपकी कंपनी के अकाउंट्स हैं उसको भी आपको अपडेट करना पड़ेगा. तो what are the different types of entries that you will make while purchasing the business? The first is that what would you like to do when there is a purchase consideration calculation? कि भाई एक ओवरऑल कंपनी आपको ट्रांसफर होती है, तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे कि मैं जिस बिजनेस को खरीद रहा हूं उस आदमी को या उस ऑर्गेनाइजेशन को सर्टेन अमाउंट का पेमेंट कर दूं. अभी आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा कि डिज्नी नाम जो कंपनी है, उसने बायजूस नाम का जो एक ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सॉफ्टवेयर बनाया एक कंपनी ने, उसको खरीद लिया. डिज्नी बायजूस नाम हो गया उसका. तो जो बायजूस वाला ओनर था, उसको कितने रुपए या कितना कंसिडरेशन दिया होगा डिज्नी ने, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So how to calculate that? There are a few methods. First is in a net assets method. Net assets method is that agree a value of assets that you are taking over. कंपनी के पास कुछ assets होंगी, कुछ liabilities होंगी. जो assets होंगी वो आपके पास आ जाएंगी. Assets जो हैं वो आपके पास आ जाएंगी. आप टेक ओवर करेंगे तो उसकी कॉस्ट, उसकी एक प्राइस बुक वैल्यू डिसाइड कर लेंगे कि इतने इतने रुपए पर मैं assets टेक ओवर कर लेता हूं. दूसरा, जो लाइबिलिटीज हैं ऑब्वियसली वो भी मेरे पास आएंगी. आई हैव टू पे दोस लाइबिलिटीज ऑफ. तो मैं एग्री करूंगा कि क्या वैल्यू होगी उन लाइबिलिटीज की जो मैं टेक ओवर कर रहा हूं, राइट? और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, दैट बिकम्स द परचेज कंसिडरेशन. दिस इज द फर्स्ट मेथड, नेट एसेट्स मेथड, वेयर यूजुअली इट इज कंसिडर्ड दैट एसेट्स आर हायर देन द लाइबिलिटीज वैल्यू. एक. दूसरा है पेमेंट मेथड. अब पेमेंट मेथड क्या है? दैट यू ऐड कि कितना कैश है कंपनी के पास बैलेंस शीट में, कितने रुपीस की शेयर कैपिटल कंपनी हैज, हाउ मेनी डिवेंचर्स आर देयर, एंड व्हाट इज द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विल कम टू लेटर कि कैसे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे पहुंचेंगे हम. कैश, शेयर्स और डिवेंचर्स, इसकी वैल्यू को जोड़ दीजिए. टिपिकली शेयर्स एंड डिवेंचर्स इज योर नेटवर्थ, कैपिटल है आपकी, और कैश आपके पास जितना है उसको जोड़ दीजिए और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को जोड़ दीजिए. दैट बिकम्स परचेज कंसिडरेशन. दिस इज द सेकंड मेथड व्हिच इज कॉल्ड पेमेंट मेथड. ठीक, ये परचेज कंसिडरेशन बन जाता है. अब जो है, the amount paid by the purchasing company in the form of cash, shares and debentures to the vendor company is called purchase consideration. Purchase consideration को अगर आप देखेंगे, उसके साथ नेट टेंजिबल एसेट्स को जोड़ेंगे तो वो गुडविल बन जाती है एक. और इसी का इक्विवेलेंट अमाउंट होगा कैपिटल रिजर्व. व्हाट इज कैपिटल रिजर्व? नेट टेंजिबल एसेट्स में से आप अगर परचेज कंसिडरेशन को डिडक्ट कर देते हैं तो जो बचता है दैट इज कैपिटल रिजर्व. अब ये एक तरीके का
मैथमेटिकल इक्वेशन है जो आपको बैलेंस शीट को देख करके अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो यू विल बी एबल टू अराइव एट दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशन, दैट विल बी देयर, क्योंकि गुडविल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज बीइंग डिसाइडेड। अब मैंने जैसा बोला, बायजूस का जितना स्प्रेड है हिंदुस्तान में, जितनी वैल्यू वो क्रिएट करता है फॉर द कस्टमर्स, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द कंट्री, उसके हिसाब से उसकी गुडविल डिसाइड होगी। तो इसलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कीप इन माइंड व्हाइल कैलकुलेटिंग परचेज कंसिडरेशन की गुडविल कितनी है, राइट? अब अगर आप परचेज कर रहे हैं बिजनेस को, तो क्या क्या एंट्रीज आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करेंगे? तो फर्स्ट एंट्री इज ऑन परचेज ऑफ अ बिजनेस फ्रॉम अ वेंडर। तो आप क्या लिखेंगे? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। वेंडर का मतलब नाम, the person or the company from whom you are buying the business. It is very very important to keep in mind, मैं कुछ practical चीजें भी बता दे रहा हूं along with accounting, कि अगर आप, एग्जांपल देता हूं बहुत बड़ा, कि टाटा का एक टेलीकॉम बिजनेस है, उसकी एक अलग कंपनी है टाटा टेलीकॉम, टाटा कम्युनिकेशंस। सो टाटा अपनी एक कंपनी टेलीकम्युनिकेशंस को बेच देती है, टाटा टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, किसी और कंपनी को। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट that the vendor is Tata Sons Limited, जिसकी सब्सिडरी है टाटा टेलीकम्युनिकेशंस। तो ये जो एंट्री आप करेंगे तो वेंडर का नाम आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है? एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट जो है, बिजनेस परचेज अकाउंट लिखेंगे, परचेज अकाउंट नहीं लिखेंगे। परचेज अकाउंट लिखेंगे तो ऐसा लगेगा कोई सामान खरीद के ला रहे हैं जो आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग या सेल्स या ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भूलिएगा मत। बिजनेस परचेज वर्ड विल स्पेसिफाई that you are purchasing a business, एक। दूसरा, if you are purchasing a telecom business like Tata Tele Services Limited, तो आप clearly लिखेंगे Tata Tele Services Business Purchase Account Debit, because this company will become a part of your company now. I'm giving you a very broad example, so to understand that what exactly the journal entry will be, ठीक? When you take up the assets and liabilities, तो आप किस तरह से एंट्रीज कर सकते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर? देखिए, अगर कंपनी के पास गुडविल है, मैंने पहले भी बोला था, अगर आप कंपनी की गुडविल के साथ कंपनी को खरीद रहे हैं, तो दी एंट्री विल बी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, या जितनी भी एसेट्स आपकी हैं, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, फर्नीचर, मशीनरी, दिस दैट विल बी डेबिटेड टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट का मतलब जितनी लाइबिलिटीज आपके पास, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सो फोर्थ, वो है, वो आप यहां पर क्रेडिट कर देंगे, ठीक? अब गुडविल अगर आप साथ में लेकर के आते हैं तो गुडविल अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। नहीं, अगर आप कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करते हैं एज अगेंस्ट गुडविल, जो हमने ऊपर फॉर्मूला समझा था, तो आप कैपिटल रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे बिजनेस परचेज के साथ। और इससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपकी वैल्यूज जो बैलेंस शीट के अंदर हैं वो आपस में रिकंसाइल हो रही है कि नहीं हो रही है। बैलेंस शीट आपको पता है आपस में मैच करती है। बैलेंस शीट के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, अगर आप शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स को अलग कर दें तो नेटवर्थ अलग हो जाती है, राइट? करंट लाइबिलिटीज नीचे अलग हो जाती हैं, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स वगैरह। करंट एसेट्स नीचे जो कैश, बैंक, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट्स, वो अलग हो जाते हैं, राइट? और जो एसेट्स बड़ी वाली हैं, जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, वो अलग हो जाती हैं। तो इसी हिसाब से यहां पर भी जब आप देखेंगे तो जो आपके कैपिटल रिजर्व बना हुआ है, राइट, जो जिसमें शेयर प्रीमियम आप ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जो गेन्स होते हैं उसको ट्रांसफर कर देते हैं, किसी बिल्डिंग को बेचा, एडिशनल गेन कर लिया आपने, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, उससे यू आर गोइंग टू हैव एन एडवांटेज, ठीक? ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, ऑन पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, अब आप जब परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट कर रहे हैं तो आपने ऊपर पहले जब परचेज किया तो आपने वेंडर को क्रेडिट कर दिया, उसे क्रेडिटर बना दिया, दैट यू हैव टू पे द अकाउंट, यू टुक ओवर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, राइट, टू कैलकुलेट कौन सा एग्जैक्ट अमाउंट आप बिजनेस कंसिडरेशन उसको पे करने जा रहे हैं। उसके बाद आप जब पेमेंट करने जाते हैं तो आप वेंडर के अकाउंट को डेबिट करते हैं, यहां पर जो आपने वेंडर को क्रेडिट किया था, ड्यू किया था, मेड हिम अ क्रेडिटर, यू डेबिटेड हिम, रिसीवर ऑफ द परचेज कंसिडरेशन। किस तरीके से आपने परचेज कंसिडरेशन किया? इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल क्रेडिटेड, डिवेंचर अकाउंट, बैंक अकाउंट। अब ये क्वेश्चन उठता है, बैंक अकाउंट तो वो अमाउंट है जो आप
परचेज कंसिडरेशन के तौर पर उसको देंगे। एसेट मेथड से कैलकुलेट करेंगे या पेमेंट मेथड से कैलकुलेट करेंगे। ये वो कैपिटल है जो आप टेक ओवर कर रहे हैं उनसे। शेयर कैपिटल उनकी लाइबिलिटीज में होगी, बैलेंस शीट में आपको ट्रांसफर होगी, आपके शेयर होल्डर्स के साथ वो ऐड हो जाएंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आपके साथ ऐड हो जाएंगे, डिबेंचर्स आपके साथ ऐड हो जाएंगे। तो यू हैव टू टेक दीज थिंग्स ओवर अलोंग विथ द परचेज कंसिडरेशन दैट यू आर पेइंग। यहां पे जो आप देख रहे हैं ये केवल लाइबिलिटी सन्ड्री और सन्ड्री एसेट्स हैं। इसके अंदर जो है लाइबिलिटीज के साथ में ये तीन चीजें नहीं है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। उनकी बैलेंस शीट के कुछ हिस्से जो शेयर कैपिटल के हैं वो आपकी शेयर कैपिटल में आके जुड़ जाएगी। सो योर शेयर कैपिटल विल बिकम, अगर आपकी अभी 100 है और उनकी भी 100 है, आपने खरीद लिया बिजनेस, तो इट विल बिकम 100 + 100 200, राइट। अब आप उनको 100 रुपीज प्लस जो भी उनके गुडविल या कैपिटल रिजर्व होगा वो आप उसको पे कर देंगे। अब पेमेंट मेथड को भी अगर ध्यान से देखेंगे तो वो यही कहता है, शेयर्स डिबेंचर्स को जोड़ करके कैश के साथ और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को जोड़ दें तो परचेज कंसिडरेशन बन जाता है एज पर पेमेंट मेथड। ऑब्वियसली उनकी कंपनी की वर्थ क्या है, उनकी शेयर कैपिटल, उनके डिबेंचर्स। क्लियर। तो ये चीज आपको ध्यान देने वाली है कि क्यों जर्नल एंट्रीज के अंदर इस तरीके की एंट्रीज करते हैं। I am not going back to the golden rules of accounting. You remember that, you know that very well. On payment of cost of acquisition, अब आपने ऊपर पेमेंट कर दिया परचेज कंसिडरेशन का बिजनेसमैन को, अब आप उसको गुडविल भी पे करेंगे, राइट, क्योंकि आप उसकी गुडविल भी हायर कर रहे हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो जो बायजूस ब्रांड है वो अभी तक डिसॉल्व नहीं हुआ है। डिज्नी ने अपना नाम नहीं लिख दिया उसके ऊपर, उसने लिखा है डिज्नी बायजूस, ब्रैकेट में नीचे लिखता है अ डिज्नी कंपनी, और बायजूस का जो साइन है और जो उसकी ब्रांड वैल्यू है वो इंटैक्ट है। इसका मतलब डिज्नी नाम से हिंदुस्तान में वो बिजनेस चलेगा नहीं, बायजूस नाम से धड़ाधड़ बिकेगा। कुछ टाइम लगेगा डिज्नी को एडजस्ट करने में कि वो धीरे 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 करके बायजूस को टोटली टेक ओवर कर लेगा, उसकी एसेट्स को टोटली टेक ओवर कर लेगा, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसके शेयर्स और ये सबको टेक ओवर करने के बाद धीरे से अपना ब्रांड उसमें लगा देगा। तुरंत अगर आप ब्रांडिंग चेंज करते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है, राइट। अब जो वेंडर कंपनी है, ये तो आपने अपनी बुक्स में करी, हु इज परचेजिंग द बिजनेस। अब जो वेंडर है जिसने बिजनेस बेचा है वो क्या एंट्रीज करेगा? फॉर एसेट्स टेकन ओवर बाय द परचेजिंग कंपनी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, वो एक रियलाइजेशन अकाउंट क्रिएट करेगा अपनी बुक्स में। उसमें क्या लिखेगा? जितनी एसेट्स का पेमेंट आपको मिलता जाएगा उसके सारा अमाउंट उसके अंदर डेबिट करता जाएगा, राइट, रियलाइजेशन अकाउंट। जितनी लाइबिलिटीज का पेमेंट कंपनी टेक ओवर कर लेगी इनके बिहाफ पर, उसको एडजस्ट करेगा और उनको डेबिट कर देगा, क्योंकि अब एसेट्स उसके पास से जा चुकी हैं, लाइबिलिटीज भी उसके पास से जा चुकी हैं। तो सन्ड्री एसेट्स जब उसने डेबिट से क्रेडिट करी, बुक्स में से खत्म हो गई, लाइबिलिटीज उसने डेबिट करी, उसकी बुक्स में से खत्म हो गई, रियलाइजेशन अकाउंट में उसने क्रेडिट कर दी। ठीक। परचेजिंग कंपनी का भी रियलाइजेशन अकाउंट उसने क्या किया, सेटल कैसे किया? जो रियलाइजेशन अकाउंट में बैलेंस था उसको परचेजिंग कंपनी के साथ उसने एडजस्ट कर दिया। परचेजिंग कंपनी का नाम आएगा परचेजिंग कंपनी का, whichever company is purchasing it, it will become the debtor and realization expenses will be transferred to that. Why? Realization expenses अगर आपने ऊपर कैलकुलेशन में ध्यान दिया हो तो will be the part of purchase consideration। और आप यहां पर भी ध्यान देंगे जो नेट एसेट्स मेथड है इसमें भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एडेड है। क्यों? आप रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन अकाउंट बना करके ही एसेट्स कितनी टेक ओवर हुई, क्या एग्रीड वैल्यू थी, कितनी लाइबिलिटीज टेक ओवर हुई, क्या एग्रीड वैल्यू थी, उसमें एडजस्ट आप रियलाइजेशन अकाउंट से ही करते हैं। ठीक है, तो ये आप, सॉरी यहां पर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, ये आपको ध्यान रखना है। सर एग्जाम में दोनों बुक्स दिखानी है। देखिए जो क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से करिएगा। अगर वो दोनों की एंट्रीज मांगते हैं इन द बुक ऑफ परचेजर, बिजनेस परचेजर एंड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस वेंडर, तो दोनों की एंट्रीज दिखा दीजिएगा। सर 40 मार्क्स का है ना पूरा टोटल एग्जाम? हाँ, तो उसमें 3 या 4 क्वेश्चंस आएंगे।
सो डोंट बॉदर। ओके सर। सर ठीक एक है, क्वेश्चन वैसे कितने कितने मार्क्स का है? देखिए आपने लास्ट टाइम दिया था, नॉर्मली होता है अगर 4 क्वेश्चंस आते हैं तो 10 मार्क्स होता है, वरना 13 14 14 कॉम्बिनेशन आता है। ओके सर। ठीक। फॉर प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, अब रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में सारी एसेट्स आ जाएंगी, दे हैव बीन गिवन, लाइबिलिटीज दे हैव बीन हैंडेड ओवर, वो क्रेडिट साइड में आ जाएंगी। तो आप या तो रियलाइजेशन अकाउंट से प्रॉफिट कमाएंगे या लॉस कमाएंगे। अगर प्रॉफिट कमाते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स कैपिटल अकाउंट, जो रियलाइजेशन अकाउंट में बैलेंस ज्यादा आया है, एसेट्स हायर साइड में है, लाइबिलिटीज लोअर साइड में है, तो वेंडर की कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। लॉस होता है तो वेंडर की कैपिटल में से घटा देंगे रियलाइजेशन अकाउंट के लॉस को। अगर रियलाइजेशन में प्रॉफिट आता है तो उसको वेंडर की कैपिटल में आप ऐड कर देंगे। परचेज कंसिडरेशन जब आप रिसीव कर लेंगे, ये तो ऊपर वाला सारा हो गया कि आपने वैल्यू एडजस्ट कर दी ऑर्गेनाइजेशन की, एसेट्स ट्रांसफर कर दी, लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर दी, राइट, रियलाइजेशन अकाउंट बना के उसका बैलेंस ट्रांसफर कर दिया। वंस यू हैव रिसीव्ड द परचेज कंसिडरेशन, व्हाट विल बी द कंसिडरेशन? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब यू हैव रिसीव्ड द अमाउंट, द शेयर्स that you are going to have in the purchasing company, debentures that you are going to have in the purchasing company. why? ये आपके लिए अब एसेट्स बन नहीं है। भाई मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं तो मैं उस कंपनी का ओनर हूं ना, कंपनी की एसेट है ना मेरे पास, कंपनी के लिए वो लाइबिलिटी है that the company has to pay me back। ठीक, तो डिबेंचर्स और शेयर्स जो मेरे पास रह जाएंगे कंपनी के, उसका मैं एक तरीके से ओनर बन जाऊंगा टू परचेजिंग कंसिडरेशन। ठीक, ओके, क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. गुड। उसके बाद ऑन ट्रांसफर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व। अब देखिए ऐसा हो सकता है कि ड्यूरिंग द ईयर, बीच साल में या साल के एंड से पहले आप अगर अपनी कंपनी को बेच देते हैं किसी को, तो जो प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए या तो आप ट्रांसफर नहीं कर पाए किसी रिजर्व में, राइट, तो उसको आप क्या करेंगे? जो प्रॉफिट बच जाता है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, आफ्टर पेइंग टैक्सेस, आफ्टर पेइंग डिविडेंड, आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट, सब कुछ हो गया, तो आप क्या करेंगे उस प्रॉफिट का? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ऑब्वियसली जो प्रॉफिट एंड लॉस आपका आएगा तो प्रॉफिट डेबिट साइड में नजर आता है, क्रेडिट हेवी होती है, डेबिट लो होती है। उसको रिजर्व फंड अकाउंट के साथ एडजस्ट करेंगे और वेंडर की कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। वेंडर की कैपिटल अकाउंट क्या है? वेंडर की कैपिटल अकाउंट ये है, ये वेंडर्स कैपिटल अकाउंट है जो वो ओन कर रहा है दूसरी कंपनी के अंदर, तो उसके साथ आप उसको एडजस्ट कर देंगे और कोई भी पैसा आपके बैलेंस शीट के अंदर अब नहीं बचा है। एवरीथिंग दैट शुड बी देयर वो खत्म हो गया। नॉर्मली क्या होता है, प्रॉफिट निकल के आता है और कैपिटल में ऐड हो जाता है। अब आपकी बैलेंस शीट बंद हो रही है, कैपिटल तो है नहीं आपके पास, तो आप क्या करेंगे? तो आपने वेंडर के कैपिटल अकाउंट में उस पैसे को ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल में ही अल्टीमेटली ऐड हो गया, वो यहां चला गया, एप्रिशिएट हो गई आपकी कैपिटल। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ठीक, ये देखिए बहुत सिंपल एग्जांपल है, उनकी कैपिटल दी हुई है, उनके क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, उनका पीएनएल अकाउंट, ये इसका मतलब दिस इज द प्रॉफिट दैट दे हैव इन द पीएनएल अकाउंट 2000। ठीक, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स और कैश। ठीक, अब उन्होंने कहा कि कंपनी टुक ओवर द बिल्डिंग एट 1,16,000, जो बिल्डिंग का प्राइस है उसके अगेंस्ट में 116 पे लिया, स्टॉक 11,000 पे लिया जबकि 50,000 है, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए आप इसके अंदर, राइट। और कैसे वैल्यूएशन करेंगे आप? Purchase consideration was agreed to be discharged by the issue of equity shares of rupees 1 lakh, 1 lakh है ना ये, 1 lakh, 10% debentures of rupees 28,000 and balance in cash। तो कितना परचेज कंसिडरेशन बन रहा है? कैश प्लस डिबेंचर्स प्लस इक्विटी शेयर्स। ये कैपिटल आप ऑफर कर रहे हो जो बेचने वाला है उसको, राइट। तो आप किस तरह से बुक्स बनाएंगे जर्नल एंट्री? मिस्टर एक्स लिमिटेड, देखिए एक्स लिमिटेड जो है वो बिजनेस ऑथराइज कैपिटल ऑफ टू अक्वायर मिस्टर कोहली ऑन द डेटा व्हेन हिज बैलेंस शीट स्टूड एज अंडर। मिस्टर कोहली की कंपनी को आप अक्वायर कर रहे हैं एक्स लिमिटेड की तरफ से,
तो एक्स लिमिटेड की बुक्स में अकाउंट्स बनेंगे और कोहली की, मिस्टर कोहली की बुक्स में अकाउंट्स बनेंगे। तो आप अग्रीड वैल्यू देखिए, या आप निकाल ली अग्रीड वैल्यू यहाँ पर, राइट। डेटर्स का देखिए डिस्काउंट इन्होंने 10% दिया हुआ है शायद, डेटर्स सब्जेक्ट टू डिस्काउंट ऑफ 10%, तो 10% कम कर लिया, उसका वैल्यूएशन कम कर दिया। कैश जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है उस पर ले लिया। क्रेडिटर्स, अब देखिए जितना इन तीनों को जोड़ लीजिए, जितना अमाउंट आएगा उसमें से क्रेडिटर्स को हटा दीजिए, परचेज प्राइस बन गया आपका 1,31,900, ठीक। और बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। अब वेंडर्स अकाउंट गलत करते हैं, मिस्टर कोहलीज अकाउंट डाला जाएगा यहाँ पे। वेंडर्स अकाउंट क्या होता है? ये जब एग्जाम्पल एंट्रीज होती हैं तो उसमें गलतियां दिखाई देती हैं। मिस्टर कोहलीज अकाउंट आएगा ना, मिस्टर कोहली से आप बिजनेस खरीद रहे हैं। अब जो एक्चुअल वैल्यूएशन है उस पर आपने ये सब चीजें ले ली, राइट। अब क्रेडिटर्स और बिजनेस परचेज अकाउंट ये आपने यहाँ डाल दिया अमाउंट। अब रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2100 रुपए, आपने यहाँ पर 2100 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, इनको आप डाल दीजिए, आपका परचेज कंसिडरेशन के साथ में ये सब कुछ बैलेंस हो जाएगा वैल्यूज में। फिर यहाँ पर मिस्टर कोहलीज अकाउंट डेबिट, आप पे कर रहे हैं मिस्टर कोहली को क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख, 10% डिबेंचर्स 28,000, कैश अकाउंट 3,900, राइट। और वेंडर्स अकाउंट में 1,31,900 से उसको ड्यू कर दिया आपने। पर परचेज कंसिडरेशन यहाँ पर जो बना था यहाँ पर डेबिट हो गया। अब उसको आपने सॉरी इसके नाम से, मिस्टर कोहली के नाम से ड्यू कर दिया, वो डेटर बना दिया, अब उनको पे कर देंगे आप, ठीक। अब अगर आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं एक्स लिमिटेड की, कैसे बनेगी? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल जो कंपनी की अपनी थी प्लस मिस्टर कोहली को उन्होंने उसके अंदर डाला है, तो वो इसके अंदर एडेड है। 1 लाख रुपए आपने मिस्टर कोहली के दिए हैं, वो 2 लाख रुपए के अंदर एडेड है, ठीक। इश्यू एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये देखिए इसके अंदर 1 लाख रुपए आपने जो एक्चुअल में मिस्टर कोहली को इश्यू करिए, तो ऑथराइज्ड कैपिटल है, इसके अंदर 1 लाख रुपए की कैपिटल आपने अब इश्यू कर दिए, ठीक। सिक्योर्ड लोन या डिबेंचर 10% 28,000। करंट लाइबिलिटीज आपने 19,000 रुपए के वो ले लिए हैं सर ये 10%। क्रेडिटर्स। अच्छा हाँ सर, ये बोलिए। और कुछ नहीं बोलिए सर, कुछ। वो 21,000 था ना, कुछ था उसमें से 2,000 रुपए का हाँ सर, डिस्काउंट मैं हुआ था समझ ना गया शायद? समझ गया समझ गया समझ हाँ गया। हाँ, उसको ध्यान में रखते हुए आपको तो वो करना है। 10% डिवेंचर सर, वो उसका रेट बता रखा है ना डिवेंचर्स का? हाँ, डिवेंचर्स का इंटरेस्ट रेट है ये, हाँ ओके। ठीक है। सो ईयरली है अगर, तो 28,000 का 10% इज 2,800, दैट ईयरली यू हैव टू पे, ठीक है। करंट एसेट्स देखिए, उसने स्टॉक डेटर्स जो जिस वैल्यू पर उठाए थे वो उसने यहाँ डाल दिए, ठीक। कैश 5,000 माइनस 3,900 इज 1,100, ठीक। 5,000 का कैश वैल्यूएशन हुआ था, 900 उसका ट्रांसफर हुआ था यहाँ पर, ये देखिए जो रियलाइज किया आपने, तो जो बैलेंस है दैट इज 1,100, दैट विल कम टू द न्यू बैलेंस शीट। बिल्डिंग आपने 1,16,000 की टेक ओवर करी थी, ठीक। तो ये आ गया, अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपस में मैच करें। एक्स लिमिटेड ने एंट्रीज भी कर ली और उसकी बैलेंस शीट बना ली, ये मिस्टर कोहली की है, ठीक है। क्लियर? एनी क्वेश्चंस? No, sir. इनको आप रिव्यू कर लीजिए, कोई समझ ना आए चीज तो मुझसे पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब एक छोटा सा पोर्शन और कवर कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कई बार जब इनकॉर्पोरेट हो रही होती है, बन रही होती है, जैसे मिस्टर कोहली के केस में था, तो कई बार कई एक्सपेंसेस और इनकम्स होती हैं बिफोर द कंपनी गेट्स इनकॉर्पोरेटेड, और वो प्रॉफिट हो जाता है या लॉस हो जाता है बिफोर यू इनकॉर्पोरेट द कंपनी, राइट। कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस की वजह से। तो आप प्रॉफिट को जो इनकॉर्पोरेशन से पहले आया है, अब आपका बिजनेस बिक रहा है, आपकी बुक्स में प्रॉफिट बिफोर इनकॉर्पोरेशन डला हुआ है, तो आप उसको कैसे एडजस्ट करेंगे? तो देयर आर 2-3 ways of adjusting it. The first way is writing off the goodwill. गुडविल के अमाउंट से इस प्रॉफिट को आप राइट ऑफ कर दीजिए, ठीक। राइटिंग ऑफ सम अदर फिक्स्ड एसेट्स, आप किसी और फिक्स्ड एसेट का लॉस आपको हो रहा है तो प्रॉफिट से उसको एडजस्ट कर दीजिए। पेइंग इंटरेस्ट टू वेंडर्स ऑन द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, कुछ डिले है अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन का, तो उसका अगर इंटरेस्ट पे करना है तो यू कैन यूज द प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। सेटलमेंट ऑफ लॉसेस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, कोई लॉस है तो जो कैपिटल प्रॉफिट्स कंपनी जो कमाती है, जैसे बिल्डिंग बेच दी, इन्वेस्टमेंट्स बेच दिए, उससे अगर कोई गेन हुआ है तो उसके अगेंस्ट में आप इन लॉसेस को एडजस्ट कर लीजिए,
राइट। और जो लॉस बिफोर इनकॉर्पोरेशन है उसको आप गुडविल की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं और गुडविल के अकाउंट में जोड़ सकते हैं। गुडविल इज ऑलवेज डेबिटेड, तो यू कैन डेबिट दैट अमाउंट इनटू द गुडविल गेट इंक्रीज्ड, राइट। अब कैलकुलेशन कैसे करनी है वो भी यहाँ पर एक समझ लेते हैं। आई थिंक कैलकुलेशन लेट्स अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट क्लास, दैट शुड बी सिंपलर, क्योंकि एक साथ बहुत सारा हो जाएगा आपको। So I'm stopping here for calculation of profit and loss before incorporation. ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. ओके सर।